नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार की जैविक खेती की सराहना। बीजोपचार के बाद ही आलू खेतों में लगाए किसान ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई विधियों से ही करे खेती। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के लोकार्पण के शुभ अवसर पर बीते 18 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के गंगा किनारे के जिलों में जैविक कॉरिडोर बनाकर जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए खुशी जाहिर की है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 3 कृषि रोड मैप के बाद बिहार में धान, गेहूं और मक्के की उत्पादकता में दोगुनी हुई है। पिछले 3 कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य में धान, गेहूं और मक्का की उत्पादकता लगभग दोगुनी हुई है। साथ ही बिहार मशरूम, शहद, मखाना और मछली उत्पादन में भी अग्रणी राज्यों में शामिल हो गई है। किसान भाइयों, अभी से ही 15 नवंबर तक आप आलू के खेत तैयार कर उसमें आलू लगा सकते हैं। आलू में झुलसा रोग तथा कीट प्रकोप की संभावना बनी रहती है। इसके लिए आवश्यकता है कि कोल्ड स्टोरेज से आलू निकालकर खेतों में लगाने से पहले उसके बीज उचित तरीके से शोधित अवश्य कर लें। खबरें खेती में आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के मीनापुर गांव के प्रगतिशील किसान अजय कुमार से। अजय ने 15 से 20 कट्ठे में फूल गोभी की खेती की है। विशेष बात यह है कि अजय जैविक विधि से सब्जी उपजाते हैं, जिससे सब्जी का स्वाद और गुणवत्ता दोनों बेहतर हो जाते हैं और कीमत भी अच्छी मिलती है। किसान भाइयों, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई आधुनिक तथा वैज्ञानिक सिंचाई विधियां हैं जो पानी बचाते हुए उत्पादन बढ़ाती है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना का उद्देश्य पानी की बर्बादी को कम करते हुए जल का कुशल प्रबंधन करने के प्रति देश के तमाम किसानों को जागरूक करना है और अनुदान देकर ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई पद्धतियों के व्यवहार के लिए किसानों को प्रेरित करना भी है। सब्जियों की खेती में सिंचाई की ये विधियां काफी कारगर साबित हो रही है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के तहत खेत की फसलों की जड़ों तक बूंद बूंद पानी पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में फसलों तक उतना ही पानी पहुंच जाता है जितनी उन्हें अच्छी बढ़वार के लिए आवश्यकता होती है। इसी प्रकार स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई प्रणाली में पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है और यह पानी कृत्रिम वर्षा के रूप में भूमि की सतह पर गिरता है। कृषकों, आजकल खेती में वैसे कृषि यंत्र महत्वपूर्ण हो गए हैं जो फसल उत्पादन के साथ साथ फसल अवशेष प्रबंधन का कार्य भी कर ले। अच्छी उपज के लिए खेत का समतल होना बहुत जरूरी है। माउंट हैरो डिस्क एक ऐसा ही कृषि यंत्र है जो मिट्टी को भुरभुरी बनाकर भूमि को समतल बनाता है और खरपतवार को मिट्टी में ही दबा देता है। फसल अवशेष प्रबंधन का कार्य काफी आसानी से निपटा देता है। माउंट हैरो डिस्क किसानों के लिए एक उपयोगी कृषि यंत्र है। यह यंत्र फसल अवशेष प्रबंधन में काफी कारगर है। इस मशीन से मिट्टी को तोड़ा जाता है और खेत को समतल बनाया जाता है। इस मशीन का उपयोग खेत में खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है। इस मशीन को बुवाई से पहले खेत में चलाने से खरपतवार छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं और वे मिट्टी में दब जाते हैं। खुटियां के मिट्टी में दब जाने से खेत समतल हो जाता है और साथ ही इससे पैदावार काफी अच्छी होती है और फसल में भी तेजी देखी जा सकती है। किसान भाइयों, धनिया लगाने का मौसम आ चुका है। जो भी किसान भाई धनिया का फसल का अच्छा उत्पादन लेना चाहते हुए धनिया के उन्नत प्रभेद को अवश्य अपनाएं। राजेंद्र धनिया 1 और राजेंद्र धनिया 2 से अगर आप खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की आबो हवा और वातावरण के अनुकूल ये प्रभेद माने जाते हैं। आपको उत्पादन का भी काफी अच्छा लाभ मिलता है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। खाद्यान्नों के ताजा भाव के लिए आज हम आपको लिए चलते हैं पटना के बाकरगंज अनाज मंडी।
लोकल गेहूं 2800 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5000 रुपए प्रति क्विंटल, अरवा चावल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, बासमती चावल 9000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। अगले 24 घंटे में राजधानी के साथ साथ राज्य के कई जिलों में न्यूनतम पारा में कमी आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह और शाम में धुंध की सघनता बढ़ेगी। राजधानी पटना सहित अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। पशुपालक किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पशुओं को रात में खुले स्थान पर न रखें। सुबह और शाम पशुओं को खाने में 1 चम्मच नमक का मिश्रण अवश्य दें। गर्भवती गाय भैंसों को रोजाना 50 ग्राम खनिज मिश्रण अवश्य दें। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि जगत की हलचलों को खबरें खेती के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं पूनम। किसान भाइयों, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती की ओर सभी का रुझान बढ़ा है, क्योंकि प्राकृतिक खेती के कई फायदे हैं, खासकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी। तो क्या फायदे हैं प्राकृतिक खेती की और क्या लाभ है किसानों को इससे, आइए जानेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुल कुमार जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम समय समय पर कुछ नई जानकारियाँ लेकर आते हैं, नए तकनीक लेकर आते हैं, नए विशेषज्ञ आपके लिए नई जानकारियाँ लेकर आते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती की। जी हाँ, नेचुरल फार्मिंग जिसको हम कहते हैं। प्राकृतिक खेती क्या है, प्राकृतिक खेती कैसे होती है, प्राकृतिक खेती से क्या लाभ है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंडल कृषि महाविद्यालय सहरसा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर, प्राकृतिक खेती पर जब हम बात करते हैं, प्राकृतिक खेती क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है कि प्राकृतिक खेती क्या है। ऐसे हम लोग खेती तो परंपरागत रूप से करते आ रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि परंपरागत रूप से हम जब खेती करते आ रहे थे, उस समय हम लोग इतना उर्वरक, फर्टिलाइज़र और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है उतना हम लोग खेतों में नहीं डालते थे, जिसके कारण क्या होता था, अनाज की पौष्टिकता बढ़ जाती थी। आज के डेट में क्या है, हम लोग अंधाधुंध उपज के लेने के चक्कर में अंधाधुंध हम लोग खाद, इनऑर्गेनिक मटेरियल डालते जा रहे हैं, पेस्टिसाइड डालते जा रहे हैं, जिसके कारण यह हो रहा है कि खेत की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे घटती जा रही है। और दूसरी बात, अनाज की जो पौष्टिकता है या क्वालिटी है उसका, वो घटते जा रहा है। तो इस चरण को लेते हुए हम आज प्राकृतिक खेती का एक नया आयाम शुरू करने जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती एक ऐसा खेती है जो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ा रहता है, जिसके कहने का मतलब यह है कि कोई हम बायो फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कोई कंपोस्ट हम नहीं दे सकते। एक्चुअली एक खेती जीरो बजट से होती है। जीरो बजट का मतलब है कि कोई किसान बाहर मार्केट से कोई पूंजी इन्वेस्ट नहीं करना है, अपना घर में खेती करेगा, एक गाय रखेगा, उसी का जो प्रोडक्ट निकलेगा उसी से केमिकल या फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड वही उसका कंट्रोल कर पाएगा। प्राकृतिक खेती के ही सवालों की कड़ी में सर एक और सवाल कि प्राकृतिक खेती करना कैसे चाहिए, प्राकृतिक खेती किस तरह के ज़मीन पर की जा सकती है, इसके लिए भी कोई
मतलब सत्यापित भूमि होनी चाहिए, इस तरह का कैसा ज़मीन होना चाहिए, कैसे करना चाहिए? प्राकृतिक खेती में हम लोग प्रकृति से जो प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट जो हम लोग को प्रकृति दे रही है, उसी का हम फर्टिलाइज़र रूप में या पेस्टिसाइड रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक खेती में है, जैसे कोई खेत पड़ा हुआ है आपके पास, तो कोई खेत पड़ा हुआ है तो उसमें हम कैसे उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाएंगे बिना इनऑर्गेनिक खाद या उर्वरक डाले हुए। तो हम जैसे एक देसी गाय रखे हुए, एक देसी गाय 5 एकड़ ज़मीन के लिए काफ़ी रहता है प्राकृतिक खेती करने के लिए। अगर आपके पास एक गाय है तो गाय इतना उत्पाद देती है जिसका मुकाबला हम कहीं नहीं कर सकते हैं। जैसे गाय में निकलता है दूध है, घी है, दही है, गोबर है, मूत्र है, इस सब का मिलाकर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद में जैसे हम क्या करते हैं, 10 केजी एक गाय का गोबर ले लेते हैं, देसी गाय का गोबर, ताज़ा गोबर हम 10 केजी एक कंटेनर में रख लेते हैं, जो कंटेनर या सीमेंटेड हो या प्लास्टिक का भी आता है, आजकल ड्रम आता है। तो 10 केजी हम लोग गाय का गोबर, ताज़ा गोबर इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद 10 किलो गोबर में 5 किलोग्राम देसी गाय का मूत्र, जो ताज़ा मूत्र रहता है, वो 5 किलोग्राम उसमें मिला देंगे। और गोबर के साथ मूत्र मिलाने के बाद उसमें फिर घी 1 से 2 केजी ताज़ा दूध गाय कच्चा दूध मिलाएंगे, 1 से 2 केजी कच्चा दूध मिलाएंगे और 1 से 2 किलोग्राम दही डालेंगे। और ये सब डालकर एक कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर या सीमेंट के कंटेनर में छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग 1 से 2 दिन के बाद 1 से 1.5 केजी गुड़ जो होता है, गुड़ मिला देंगे और 100 से 200 ग्राम तक घी मिला देंगे। और उसको मिलाने के बाद हम लोग उसको छोड़ देंगे, 10 दिन तक ऐसे छोड़ देंगे और बीच बीच में उसको डंडा से हिलाते रहेंगे। जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, जो हम लोग लिक्विड रखे हुए हैं ड्रम में या कंटेनर में, तो 10 से 20 दिन तो उसको छोड़ देंगे और बीच बीच में उसको प्रतिदिन उसको डंडा से मिलाते रहेंगे। और मिलाते रहे, देखेंगे कि जब उसमें एक सुगंध जैसा आ गया, खमीर बन गया, अगर बाहर से उसके ढक्कन खोलेंगे तो लगेगा कि सुगंध आ रहा है, तो समझें कि प्रोडक्ट तैयार हो गया। प्रोडक्ट तैयार हो गया तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 50 लीटर पानी मिला के उसको छोड़ देंगे। जो मटेरियल डाले थे, दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र, पाँचों मिला के जो रखे थे, और उसमें 50 लीटर हम पानी मिला के हम बंद करके रख लेंगे और देखेंगे आपके 30 से 40 दिन में आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। अब उस प्रोडक्ट को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका अलग है, इस्तेमाल करने का अलग उपाय है, अलग विधि है। इस्तेमाल में हम करते हैं कि अगर आपके पास 10 लीटर पानी है तो उस प्रोडक्ट को मतलब 250 ml जो है उस प्रोडक्ट को मिला देंगे 10 लीटर पानी में। और उस पानी को अगर आपका जहाँ, जैसे आपको सब्जी की खेती करना है या फूल की खेती करनी है या फल की खेती करनी है, तो उस प्रति ज़मीन में हम पहले उसको स्प्रे कर देते हैं, छिड़काव कर देंगे। स्प्रे में हम ध्यान रखेंगे कि ज़मीन में नमी होनी चाहिए। अगर नमी रहेगा तो हम स्प्रे करेंगे तो देखेंगे कि एक पतली लेयर बन जाती है। उस पतली लेयर में वह जो होता है, वह बैक्टीरिया वगैरह, जीवाणु बहुत आ जाते हैं। जीवाणु का जानते हैं कि जीवाणु का जो काम होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। आप तो बाहर से कोई हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या उर्वरक नहीं दे रहे हैं, वही जीवाणु जो है ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ा देता है। उसके बाद हम फिर उसमें उस प्लांटेशन को या फूल की खेती या सब्जी की खेती या फल की खेती, जो अनाज की खेती लगा रहे हैं, तो उसमें लगाएंगे। लगाने से क्या होता है कि उसमें तो ज़मीन में फर्टिलिटी बढ़ जाती है। प्राकृतिक खेती से किसानों को सर लाभ क्या है, इसकी भी चर्चा थोड़ी हो जाए। जैसा कि जानते हैं, आज के समय में किसानों के पास रकबा बहुत कम हो गया है। मतलब बहुत सारा किसान है कि जो इनके 1 एकड़ से भी कम ज़मीन बचा हुआ है। तो वैसे किसानों के लिए जीरो बजट पद्धति है, मतलब कोई बाहर से पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपना प्रोडक्ट खुद तैयार करेंगे और खुद तैयार करके और खेत में उसका स्प्रे करेंगे और फिर उसमें अपनी फसल लगाएंगे, या फलदार या फूल वाला या सब्जी वाला जो खेती करेंगे। इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट निकलेगा, जो यील्ड निकलेगा, उसका क्वालिटी अलग होगा। मार्केट में उसका रेट जो सामान्य जो मार्केट में जो बिकता है फल है सब्जी, उससे कई गुना, 2 गुना, 3 गुना अधिक रेट में उसका मिलता है। तो इसका फल मतलब लाभ यही है
कि जिसमें कम पूंजी में ज़्यादा हम अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, निश्चित रूप से जब प्रकृति हमारा संरक्षण करती है तो हमारी भी जवाबदेही है कि हम भी प्रकृति का संरक्षण करें, और वह तभी संभव है जब हम प्राकृतिक खेती करेंगे, रसायन से दूर हटेंगे। निश्चित रूप से कुछ कम उपज आएगा लेकिन बेहतर उत्पाद होंगे, हमारे स्वास्थ्य पर इसका असर आएगा और कीमत भी अच्छी मिलेगी। तो आप इन उपायों को अपने यहाँ अपने खेतों में ज़रूर आजमाएं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि प्राकृतिक खेती के क्या है फायदे। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। किसान भाइयों, राज्य में ठंड ने धीरे धीरे दस्तक देनी शुरू कर दी है। ऐसे में हमें अपने पशुओं की उचित देखभाल करनी होगी, नहीं तो हमारे पशु बीमार पड़ जाएंगे। तो कैसे करें हम अपने पशुधन की देखभाल, जानेंगे हमारे विशेषज्ञ पंकज कुमार जी से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, ठंड का मौसम अब शुरू ही हो चुका है। ठंड तो गुलाबी है, लेकिन इसी में हम लोगों को ये प्रयास करना है कि इसको किस तरह से हम आत्मसात करें कि हमारे साथ साथ जो हमारे पशुधन हैं वो भी ठंड से आक्रांत न हो और उनको ठंड प्रभावित नहीं कर सके। क्योंकि अगर ठंड से पशु हमारे प्रभावित हो जाएंगे तो दूध में कमी आ जाएगी, उनका शारीरिक स्वास्थ्य खराब होगा, और ये सारी बातें हमारे उचित प्रबंधन पर आधारित रहती हैं। तो आइए आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि ठंड के मौसम में हमारे किसान भाई पशुधन प्रबंधन किस तरह से करें। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, जो विभागाध्यक्ष हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे जो पहला सवाल है कि ठंड के मौसम में जो हमारे पशुपालक भाई हैं अपने पशुओं का प्रबंधन या रख रखाव किस तरह से करें? ठंड के मौसम में पशु हमारे बहुत ही प्रभावित होते हैं। जो शरीर का तापमान होता है और वातावरण का तापमान होता है उसमें बहुत का फ़र्क होता है, और इस फर्क के कारण उसके उत्पादन में कमी आती है, स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है, दूध की गुणवत्ता पे बुरा असर होता है, और ये सब कुछ मिला के अंतोगत्वा क्या होता है कि हमारे किसान बंधुओं को आर्थिक हानि होती है। तो ये जो ठंड के मौसम में हम पशुओं का प्रबंधन कैसे करें, इसको मोटे मोटे तौर पे हम कहें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो हम उसके रख रखाव कैसे करें, यानी कि उसकी घर की व्यवस्था कैसे करें, कैसे रखा जाए। दूसरा हो कि आहार की व्यवस्था हम कैसे करें, और तीसरा हो कि उस समय जो रोग वगैरह होते हैं उसकी हम व्यवस्था कैसे करें। तो शुरुआत हम पहले ऐसे करें कि रख रखाव जो होता है उसमें क्या परिवर्तन होने चाहिए। इसको ऐसे समझें कि जब वातावरण का तापमान बहुत कम होता है तो ऐसे में क्या होता है कि तापमान के डिफरेंस के कारण जो शरीर का तापमान है वो मेंटेन करने के लिए शरीर से ऊर्जा का ह्रास होता है, और जब ऊर्जा का ह्रास होता है तो गाय के उत्पादन में कमी आती है। तो इसको पहला क्या ध्यान में रखना है कि जैसे ही ठंड का मौसम है तो आप ध्यान रखें कि अपने पशुओं को जब तक धूप ना निकले, 8 बजे के आसपास करीब धूप निकलती है, तब तक आप अपने पशुओं को अपने घर से बाहर ना निकालें। और शाम के समय में भी जैसे ही शाम होने लगे कि ढलने लगे सूरज, जैसे ही तापमान कम होने लगे तो अपने पशुओं को आप घर के अंदर कर दें। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी सर आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही है। इसी क्रम में जो अगला सवाल यह है कि हमारे किसान भाई अक्सर ये सावधानी नहीं बरतते हैं कि ठंड की जो मौसम है जो शुरुआती तौर पे,
तो इसमें क्या करते हैं कि अपने पशु को खुला छोड़ देते हैं, या रख रखाव किस तरह से होना चाहिए, कमरे की साफ़ सफाई कैसी होनी चाहिए, तो इस पर ज़्यादा हमारे किसान भाई शुरुआती तौर पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इस बारे में आपकी जो राय है, आपकी जो सलाह है, हम अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे कि उनको इसमें महत्वपूर्ण और सावधानी क्या बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो जहाँ पे आप अपने गाय को रखते हैं, चाहे बाहर या अंदर, तो वहाँ पे जो फर्श हो वो सूखा होना चाहिए। कोशिश करें कि जितना सूखा हो, जितना कम नमी हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई बार आपको साफ़ सफाई तो करनी होती है, लेकिन इतना ज़्यादा पानी ना हो कि नमी हो। नमी होने से क्या होगा, ठंड लगने की संभावना जो और बढ़ जाती है। तो पहला चीज़ ये होना चाहिए कि फर्श बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और अगर सूखा नहीं भी है तो हम जैसे रात में क्या करते हैं कि पुआल और कोई भी बिछौना जैसे कहते हैं उसको बिछा के रखना चाहिए, ताकि गाय जब बैठे, कई बार मलमूत्र त्याग करने के बाद भी ठंड हो जाती है, वहाँ पे गीलापन हो जाता है, तो वो बिछावन बिछा होना चाहिए, ताकि आपके गाय भैंस को जो है वहाँ पे बैठने में दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो और कोई जो ऊर्जा का ह्रास होता है वो ना हो। बाहर में भी क्या होता है कि कहीं गड्ढे हैं, वो गड्ढे को भर देना चाहिए, ताकि उसमें पानी ना जमा हो, पेशाब ना जमा हो, मलमूत्र ना जमा हो, क्योंकि वो ठंडा का कारण बन सकता है। तो ये तो हो गया कि फ्लोर मैनेजमेंट, कि आपको ये चीज़, इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। अब जो बाहर रखने की बात है कि बाहर भी जब रखते हैं तो वहाँ भी सूखा होना चाहिए। धूप हो तभी निकालिए, नहीं तो ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और आपके गाय जो है बीमार पड़ सकती है। जो तीसरा चीज़ होता है वो है कि घर के आसपास जो जहाँ पर भी आपने बाड़ा बनाया हुआ है, अगर वहाँ पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, तो उसकी छटाई कर लें। आप जब छटाई कर लेंगे तो क्या होगा कि सूरज की रोशनी जो है वो घर तक आएगी, या आपके जहाँ पे गाय रहती है, तो उसके दो फायदे होंगे कि जो फर्श है वो सूख जाएगा, और दूसरा क्या है कि विटामिन डी बनाने वाली जो क्षमता होती है वो भी आपके गाय को मिलेगी, और तीसरा उसमें कीटाणुनाशक क्षमता होती है सूरज की किरणों में। तो ये आप इंश्योर करें कि आपके गाय बारे में या जहाँ पे आपने गाय को रखा है वहाँ पे सूरज की रोशनी हो, और उसके लिए जो भी संभव व्यवस्था हो सकती है वो आपको करनी चाहिए। इसके बाद अगर आप तीसरी बात करें तो घर का जो होता है, जैसे कि अगर आपके पास जिस भी तरह का घर है, तो ऐसा कोशिश करिए कि डायरेक्ट जो हवा है वो आपके गाय भैंस को ना लगे। तो उसके लिए चाहे तिरपाल हो या आपका कोई भी एक कर्टन हो, वो शाम होते ही आपको गिरा देना चाहिए, और सुबह होते ही जैसे ही धूप की किरण आने शुरू हो जाए उसको उठा देना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि घर जो है वो आपका साफ भी रहेगा और उसमें गर्मी रहेगी। और शाम के समय जैसे ही आपने पर्दा गिरा दिया तो क्या होगा कि जो वातावरण का तापमान है वो आपके घरों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। कि हमारे पशुओं को इस संबंध में क्या करना चाहिए, खान पान के संबंध में किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल सही सवाल किया आपने कि जो आहार प्रबंधन है वो एक कुछ अलग तरीका का होता है, क्योंकि शरीर से ऊर्जा का ह्रास होता है, इसीलिए जो दाना की मात्रा है, जो कंसंट्रेट मिक्सचर आप दे रहे हैं उसकी मात्रा को बढ़ा देना चाहिए, ताकि शरीर की ऊर्जा बरकरार रहे और दूध उत्पादन भी बनी रहे। दूसरा चीज़ क्या होता है कि ठंड के मौसम में कई बार हमारे पास हरा चारा की बहुतायत मात्रा होती है, तो किसान बंधु समझते हैं कि केवल हरा चारा देना है, तो नहीं, उसमें हरा चारा में 3 भाग हरा चारा तो 1 भाग सूखा चारा जरूर मिला दे। कई बार और भी जो किसान गलतियां करते हैं कि तेल पिला देते हैं, तो तेल नहीं पिलाना है, उसके जगह पे बाईपास फैट आता है वो देना है। और मोटे मोटे तौर पर अगर देखें कि आप जो दाना खिला रहे होते हैं उसकी मात्रा को बढ़ा देनी है, क्योंकि शरीर की आवश्यकता बढ़ जाती है किसान पशुओं के लिए, उस समय की आवश्यकता ज़्यादा होती है दूध उत्पादन को बनाए रखने के लिए और जो वातावरण का तापमान है उसको बनाए रखने के लिए। तो इसलिए आहार प्रबंधन में दाना की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, बाईपास फैट का उपयोग करना चाहिए, पानी जो है वो सुसुम पानी देना चाहिए, ठंडा पानी नहीं देना चाहिए। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो मुझे लगता है कि ठंड के समय में आपकी गाय जो है वो बीमार नहीं पड़ेगी, खास करके पशु पोषण में कोई समस्या नहीं होगी। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि थोड़ी सी सावधानी बरत कर आप अपने पशुओं का ठंड के मौसम में बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, रखरखाव कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, तो अभी आपने देखा प्राकृतिक खेती से कैसे लाभ उठा सकते हैं हमारे किसान भाई, और साथ ही ठंड के मौसम में हम अपने पशुधन का प्रबंधन कैसे करें। अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। ऐसे ही नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।